नेक्स्ट, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड KCL चिल्ड्रेन विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू एडमिनिस्टर्ड KCL एक्सेप्ट। पूछा गया है कि डॉक्टर ने KCL प्रिस्क्राइब किया है ना बच्चे को, तो क्या बेस्ट इंटरवेंशन होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन KCL एडमिनिस्ट्रेशन करने का, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, बोलस, डाइल्यूटेड इन NS, अंडर मॉनिटरिंग ऑफ ECG, मेजरिंग यूरिन आउटपुट। बताइए सर बोनस। हाँ, KCL जो है बोलस नहीं देना है सर कभी भी बोलस सही होगा। हाँ बोलस नहीं होगी कि बोलस कार्डियक अरेस्ट करवाता है, डिसएरिथमिया करवाएगा। अगर KCL किसी को डायरेक्टली आप इंजेक्ट कर दिए, डायरेक्टली पुश कर दिए, तो कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है पेशेंट को। तो बच्चों में तो खासकर KCL और पोटेशियम, जिसको हम पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, KCL को, शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय बोलस रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इट कैन कॉज कार्डियक डिसएरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट, इसलिए डाइल्यूट करके NS में देंगे। और हमेशा KCL जब देंगे तो ECG मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया, अगर पोटेशियम की लेवल ज्यादा होगी ब्लड में तो ECG में पिक T वेव देखने को मिलेगा, पिक T वेव देखने को मिलेगा, और यूरिन आउटपुट भी आपको मेजर करना है। तो पोटेशियम नेवर एडमिनिस्टर्ड IV पुश, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट जो है IV पुश नहीं करेंगे, इंट्रामस्कुलर नहीं देंगे और सबक्यूटेनियस नहीं देंगे। ऑलवेज डाइल्यूटेड, है ना। 1 MEQ पर 10 ml इज रिकमेंडेड। कम से कम अगर 1 MEQ को हम 10 ml में डाइल्यूट करके ही देंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेट यूजिंग एन इन्फ्यूजन डिवाइस, या आप इन्फ्यूजन से दे सकते हैं बच्चों में, है ना। अब मैक्सिमम रिकमेंडेड इन्फ्यूजन जो रेट होता है बच्चों में खासकर, तो वो 5 to 10 MEQ पर आवर होता है, और नेवर 20 MEQ पर आवर अंडर एनी सर्कमफ्रेंस। तो जो इन्फ्यूजन रेट है 5 से 10 MEQ पर आवर देंगे, उससे ज्यादा 20 से ज्यादा हम नहीं देंगे किसी भी कंडीशन में। तो इसीलिए KCL को हमेशा कभी बोलस नहीं देंगे, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट एडमिटेड इन ICU, हिज VAS स्कोर, मतलब विजुअल एनालॉग स्कोर, है ना, VAS मतलब विजुअल एनालॉग स्कोर 8, एंड ब्लड प्रेशर 130/80 mmHg, एंड पल्स रेट इज 66 beat per minute, विच इज द फिफ्थ वाइटल साइन। तो यहाँ से पूछा, एक ICU में पेशेंट है, उसका प्रेशर, ब्लड प्रेशर इतना है, पल्स 66 बीट पर मिनट है, वास स्कोर 8 है, तो पांचवा वाइटल साइन कौन होगा? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, विच इज अ फिफ्थ वाइटल साइन? रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन, टेम्परेचर। पेन इज अ फिफ्थ वाइटल साइन, C इज द राइट आंसर। सर पेन। हाँ, पेन इज अ फिफ्थ वाइटल साइन होता है, जो पेन होता है वो फिफ्थ वाइटल साइन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, which of the following caused by decreasing in RBC? Anemia, meningitis, arthritis, leukemia। सर ल्यूकेमिया। बताइए जल्दी जल्दी। ल्यूकेमिया बोला सर आपने, और ल्यूकेमिया कोई? होगा। ए एनीमिया। एनीमिया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, which of the following is caused by decreasing in red blood cells, RBC, है ना। तो RBC बेसिकली किस में होता है? एनीमिया में होता है। हीमोग्लोबिन कमी किस में होती है? एनीमिया में होता है ना। ए इज ए राइट आंसर। ल्यूकेमिया में RBC की नहीं होती, बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं, खासकर व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा ल्यूकेमिया में वो होती है, WBC का इफेक्ट होता है। इट इज अ रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RBC या हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, तो एनीमिया इसका आंसर होगा। एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन कॉज GI ब्लीडिंग एंड मेंसुरेशन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो GI ब्लीडिंग है और मेंसुरेशन के कारण होता है। नेक्स्ट, विच इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? सर ओ को। ओ पॉजिटिव। सी होगा, ओ ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, सी वाला। नहीं, O नेगेटिव है। O पॉजिटिव कहाँ से यूनिवर्सल डोनर हो गया? O हाँ नेगेटिव। सर, वो निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता हाँ, है, क्योंकि वो पॉजिटिव O वाला निगेटिव को नेगेटिव। नहीं दे सकता है ना। हाँ, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज O नेगेटिव, है ना। O नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल रिसेप्शन जो रिसीवर जो होता है ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है। ए बी मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है O पॉजिटिव है, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो है AB नेगेटिव है।
रेयरेस्ट, बहुत कम मिलता है ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, है ना, बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का सबसे छोटा डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा है? इंटरस्पिनेनियस डायमीटर, डायगोनल कंजुगेट, ट्रू कंजुगेट, इंटरट्यूबरस डायमीटर। सबसे छोटा डायमीटर, इसका आंसर होगा ए, दैट इज इंटरस्पिनियस डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। जितने ऑप्शंस हैं इसमें, उनमें से सबसे छोटा जो है ए है। इंटरस्पिनियस डायमीटर जो होता है 10.5 सेंटीमीटर का होता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट, कॉज ऑफ टेटनाई इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में टेटनाई का क्या कॉज है? हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया। टेटनाई, न्यूबॉर्न में टेटनाई का क्या कॉज है? तो इसका आंसर है बेटा हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम की कमी होने के कारण ही टेटनाई होता है ना, कैल्शियम की कमी होने के कारण आपको टेटनाई मिलेगा, है ना। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, हाइपोकैल्सीमिया ड्यू टू लेक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्ट्राइल इंटेस्टाइन, है ना, तो आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है कैल्शियम का, जो क्योंकि एस्ट्राइल इंटेस्टाइन एकदम स्ट्राइल रहता है शुरू शुरू में न्यूबॉर्न में, तो उसके कारण हाइपोकैल्सीमिया होने को होता है पेशेंट को, जिसमें टेटनाई देखने को मिलता है। हाइपोगैल्सीमिया कब होगा? ड्यू टू सडनली सेसेशन ऑफ मदर ग्लूकोज आफ्टर बर्थ, है ना, उसके हाइपोकैल्सीमिया हाइपोग्लाइसीमिया भी बच्चे में देखने को मिलता है। हाइपर बिलिरुबिमिया कब हुआ? ड्यू टू इमेच्योर लीवर फंक्शन, बच्चे का लीवर फंक्शन जो है इमेच्योर है, ऊपर उसमें हाइपर बिलिरुबिमिया देखने को मिलेगा। और आरडीएस ड्यू टू इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट इन द लंग्स। मैंने आपको वो लंग्स वाली जो डिजीज पढ़ाई थी उसमें बताया था कि आरडीएस क्या होता है, जो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, है ना। सर्फेक्टेंट कहाँ से रिलीज होते हैं? निमोनोसाइट टाइप 2, निमोनोसाइट टाइप 1। तो निमोनोसाइट टाइप 2 जो है, वहां से सर्फेक्टेंट रिलीज होते हैं, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी हुई तो आरडीएस होगा। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, पूछा गया है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ fluid creates an osmotic gradient and drives fluid from the interstitial space into the intravascular space is known as। इनमें से कौन से टाइप का जो फ्लूइड है जो कि ऑसमोटिक प्रोसेस के थ्रू, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावास्कुलर स्पेस में शिफ्ट कर रहा है फ्लूइड को? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नॉर्मोटोनिक। सर आइसोटोनिक। सर सी होगा आइसोटोनिक। 78 का यहाँ पे एक्चुअली सी नहीं होगा। देखिए, हाइपरटोनिक क्या होता है? हैव ए हायर कंसंट्रेशन, कॉज सेल टू श्रिंक, दे आर नॉट हेल्पफुल इन द फूड प्रिजर्वेशन। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा हाइपरटोनिक होगा, बी आंसर होगा, है ना। हाइपोटोनिक कॉज सेल टू स्वेल, यहाँ पे हैव ए लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखो क्या है ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच टाइप ऑफ फ्लूइड क्रिएट एन ऑसमोटिक ग्रेडिएंट एंड ड्राइज फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द इंट्रावास्कुलर। जो आपकी सेल के बीच में स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है ना, सेल के बीच में स्पेस है, वहां से इंट्रावास्कुलर में जा रहा है, वो हाइपरटोनिक होता है। आपको जब सोल्यूशन फ्लूइड पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि NH3% कब देते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, वो एंटी एडिमा का भी काम करता है, वो फ्लूइड को एडिमा कम करता है, अंदर से सेल के आसपास से निकाल के उसको ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है, जिससे कि वो हाइपरटोनिक का काम है ना। और हाइपोटोनिक बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। आप जो वो चैप्टर एक बार फिर से खोल के देखिएगा फ्लूइड वाला, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो सेल से कोई बाहर की तरफ हम निकाल रहे हैं, सेल के अंदर से बाहर फ्लूइड को निकाल रहे हैं जहां पे, तो वो होगा हाइपरटोनिक, एंटी एडिमा काम करता है। यहाँ पे देखो, इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द इंट्रावास्कुलर। आप इंटरस्टिशियल जो सेल्स के आसपास जो स्पेस है
इंटरस्टिशियल स्पेस है, वहां से इंट्रावस्कुलर में आप पेशेंट फ्लूइड को शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे ऑसमोटिक प्रोसेस के थ्रू, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन दैट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन अदर लेस कंसंट्रेट सोल्यूशन इज अ हाइपरटोनिक, दिस सोल्यूशन हैव अ हायर ऑस्मोलारिटी देन बॉडी फ्लूइड। एग्जांपल 3% NS मैनिटोल। मैनिटोल जो आप डायरेटिक्स देते हैं वो भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। इसीलिए जब भी ब्रेन में एडिमा होता है, देखते हो सेल वेल में, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, सेल के अंदर एडिमा हो रहा है, तो वहां पे मैनिटोल देते हैं जिससे कि वहां से एडिमा कम होके वो इंट्रावस्कुलर में फ्लूइड शिफ्ट हो जाए, ये बाहर निकले, तो उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। According to WHO, severe PEM describe if MUAC is mid arm circumference जो है कितना होगा, तो हम सीवियर प्रोटीन पल्मोनरी पीएम बोलेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है कब बोलेंगे, MUAC स्कोर कितना होगा कि हम उसको सीवियर पीएम बोलेंगे। According to WHO, 12.5 to 3.5, more than 13.5, less than 11.5 सेंटीमीटर। एक बार मैंने बताया भी था इसकी स्कोरिंग आपको, बताइए। डी होगा, है ना, डी होगा लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर अगर होगा वो स्कोर सीवियर पीएम डिस्क्राइब करेगा, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। द सेकंड चॉइस ऑफ मेथड फॉर असेसिंग माल न्यूट्रिशन फॉर 1 to 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज MUAC। फर्स्ट चॉइस कौन सा है, कल ही बताया था, परसों पढ़ा था हमने। न्यूट्रिशनल असेसमेंट का फर्स्ट चॉइस क्या है, अरे कल उस दिन मैंने ओपीडी कार्ड भी दिखाई थी और क्या बताया था, वेट फॉर हाइट। हाँ, वेट फॉर हाइट फर्स्ट चॉइस है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सेकंड चॉइस जो है अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए ये तो और ऑप्शन में वो है, तो वेट फॉर हाइट के लिए जाएंगे, सेकंड में मिड आर्म सरकमफ्रेंस जाएंगे। और मिड आर्म सरकमफ्रेंस नापने के लिए क्या यूज होता है, साकिर टेप। ये देखिए नीचे लिखा है साकिर टेप यूज होता है ना। इट इज मेजर बाय फाइबर टेप दैट इज नॉन एज साखिर टेप। साखिर टेप आपको देखने को मिलेगा, और साखिर टेप आपको दिखा दूं कैसा होता है बेसिकली। इस तरह के होते हैं साखी टेप। देखिए ये आपके PSC वगैरह पे होंगे, निकिता आपको तो यूज किया होगा, आपका ये CHO में मिलता है। हाँ मिलता है ये। हाँ तो ये साकी टेप है ना। ये देख लो येलो येलो वाला जो होते हैं, एक कोडिंग वोडिंग रहती है और इसमें सब सेंटीमीटर लिखा रहता है ना। तो ये साखी टेप है। तो यहाँ पे देखेंगे येलो कलर है, इससे ऊपर ही रहना चाहिए, है ना। 12 देख रहे हैं, 12 से ऊपर ही रहना चाहिए, तो ये नॉर्मल होगा। अगर 11.5 से कम है तो दैट इज सीवियर पीईएम, सीवियर पीईएम है। तो नॉर्मल जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस इन हेल्दी चिल्ड्रन ओल्डर देन 1 ईयर प्रोबेबली जो होता है मोर देन 15 to 17 है, बहुत सारे बुक में 13 to 17 भी लिखा है ना। और इसको साइकिल टेप से यूज कीजिएगा। ये देखिए कलर कोडिंग का क्या रहता है, मोर देन 13.5 सेंटीमीटर कंसिडर नॉर्मल एंड सेटिस्फैक्ट्री न्यूट्रिशनल स्टेटस इनकोडेड बाय ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर, एक सफदरजंग की पेपर हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था, उसमें कलर कोड डाल दिया था कि एक सापी टेप का कलर है और इसमें ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है, तो बच्चा कैसा है, इसका मतलब वो नॉर्मल है, नॉर्मल उसका न्यूट्रिशन स्टेटस जो है नॉर्मल है। 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर इज ए माइल्ड टू मॉडरेट माल न्यूट्रिशन हम कोड करेंगे, एंड इट कोडेड बाय येलो कलर। अगर आपका नाप रहे हैं यहाँ पे मिड आर्म सरकमफ्रेंस और वो येलो कलर में आ रहा है, उसकी मेजरमेंट येलो कलर के अंदर आ रहा है, तो वो माइल्ड टू मॉडरेट है। और लेस देन 12.5 सेंटीमीटर है तो सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड कोडेड बाय रेड कलर, और सम टाइम इट्स कंसिडरेबल 11.5 सेंटीमीटर। तो वहां पे ऑप्शन में था आपका 11.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है
11.5 सेंटीमीटर जो होता है वो सीवियर माल न्यूट्रिशन होता है ना। वो तो हो गया WHO के हिसाब से। एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन इन इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू IAP क्लासिफिकेशन 55.2% चिल्ड्रन हैव नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस while 44.8% स्टडी पार्टिसिपेट्स इन सम डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। उसमें भी एक गोमेज क्लासिफिकेशन है, उसको भी एक दिन देखेंगे, और आपको उसका मैंने फोटो ऑलरेडी भेजा है गोमेज क्लासिफिकेशन का, एक बार डायरी में से वो नोट्स देखेंगे एक बार, और मैं रिपीट करूंगा, वो भी पूछता है कभी कभी। नेक्स्ट, BMI फॉर अंडरवेट। अंडरवेट का BMI कितना होगा? ए होगा इसमें। लेस देन 18.5, 18.5 to 24.9, 25 to 29.9 एंड मोर देन 30। अंडरवेट का BMI, हाँ ए इज ए राइट आंसर एब्सोल्युटली, लेस देन 18.5 है ना। बॉडी मास इंडेक्स है ना, आप मोबाइल पे भी देखते हो ना बॉडी मास इंडेक्स, पहले तो एक छोटी सी मोबाइल आती थी उस पे भी लोग देखते थे, उसमें रहता था एक ऑप्शन BMI का, आजकल तो है ही, गूगल भी है, तो BMI आप चेक कर सकते हो हाइट और वेट से। देखिए BMI का फॉर्मूला जो है मैट्रिक यूनिट में, दोनों है इंग्लिश यूनिट, मैट्रिक यूनिट में वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर है ना, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज क्वार्टलेट्स इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अंडरवेट जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में लेस देन 18.5, नॉर्मल BMI 18.5 टू 24.99, ओवरवेट 25 टू 29.99, ओबेसिटी किसको बोलेंगे 30.9 30.0 से ज्यादा हो तो, है ना। और इंडियन में भी उतना ही है लगभग, लेकिन इंडियन में अगर 25 से भी ज्यादा हो रहा है मोर देन 25, तो भी हम उसको ओबेसिटी बोलेंगे, है ना। और इंडिया में जो नॉर्मल हम मानते हैं 18.5 टू 22.99 है ना, तो ये इंडिया में मानते हैं। तो वो ग्लोबल पॉपुलेशन है, क्योंकि हर देश का अलग अलग थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, खाना पीना अलग होता है, इसलिए थोड़ा सा वो टेंशन उसमें वो चेंजेस रहता है। चलिए नेक्स्ट, a patient diagnosed with acute renal failure, which is the most common acid base imbalance occur in the patient। ये ऑलरेडी एक बार और रिपीट किया हम लोगों ने बहुत पहले। a patient diagnosed with acute renal failure पेशेंट को हुआ है, तो कौन सा एसिड बेस बैलेंस होगा पेशेंट में? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, पहले भी हमने बात किया है, इसका आंसर ए होगा, दैट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू एक्यूमुलेशन या इनेबिलिटी टू excretion of hydrogen ion imbalance between potassium and hydrogen in ARF, metabolic acidosis can be seen, है ना, ये देखने को मिलेगा। इसका आंसर ए होगा, दैट्स ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, याद रखिएगा एक्यूट रीनल फेलियर में। नेक्स्ट, अ पेशेंट एडमिटेड इन वार्ड ऑन बेड रेस्ट, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर मूव अप विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेज बार बिकॉज इट प्रिवेंट। ए पेशेंट एडमिटेड है वार्ड में बेड रेस्ट पे, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर इंस्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट फॉर मूव अप विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेज बार बिकॉज इट्स प्रिवेंट, कि आपको जब भी मूव करना है इधर से उधर तो आप ट्रिपेज जो बार होता है वो यूज करेंगे। क्यों ऐसा बोल रही हो, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? सियरिंग को, प्रेशर को, इश्कीमिया को, फ्रिक्शन को। पोजीशन चेंज करने के समय ट्रिपेज बार यूज होता है पेशेंट में। ये सियरिंग इसका आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। ट्रेपेज बार यूज टू हेल्प पेशेंट चेंज पोजीशन, है ना, पोजीशन चेंज करने के लिए यूज करते हैं। एंड एडिट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बेड टू चेयर, अगर पेशेंट को बेड से चेयर पे भी लेना है तो इसका यूज करेंगे विद मिनिमम अटेंडेंट असिस्टेंट। शियर फोर्स इज अ ग्रेविटी फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द पेशेंट बॉडी विद रेसिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड चेयर और बेड, तो इसके कारण शियरिंग फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज करते हैं। ये देखा है, use of overhead trapeze to move in the bed। अंतिमा,
नेक्स्ट 83 का साइज ऑफ इंडोट्रेकियल ट्यूब इन एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में जो होता है मोर देन 7.5, पहले भी बताया हूं मैंने, है ना। एडल्ट मेल में जो होता है आप 8 mm मान सकते हैं, नॉर्मल है ना। 8 mm, 8 mm नॉर्मल है। The typical depth of endotracheal tube is 23 centimeter for men and 21 centimeter for women। जो डेप्थ होता है टिपिकली जो होती है 23 सेंटीमीटर मेन का होता है, जब आप डालोगे अंदर तक तो 23 सेंटीमीटर फॉर मेन के लिए होता है। और जो फीमेल होती हैं उनके लिए 21 सेंटीमीटर वुमेन्स के लिए होता है। एंड मेजर द सेंट्रल इंसीजर, जो आपकी ये सेंट्रल इंसीजर है, तो हम जब भी मेजर करेंगे तो उसकी जो ट्यूबिंग को फिक्स करेंगे तो हम मेल में जो है नॉर्मली 23 सेंटीमीटर करते हैं और वुमन में 21 सेंटीमीटर पे फिक्स करते हैं, है ना। एंड द एवरेज साइज जो होता है एडल्ट मेल के लिए मोर देन 7.5 mm होता है, और फीमेल के लिए जो होता है वो मोर देन 7 mm होता है। तो दैट इज समव्हाट इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंट प्रैक्टिस, और कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन में डिपेंडेंट प्रैक्टिस के हिसाब से भी लेते हैं, बट आपको नॉर्मल इतना ही मानना है। तो ये चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये न्यूबॉर्न का जो होता है साइज इतना होता है 2.5 to 4 mm, इन्फेंट का 4 to 4.5 mm, 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 5 mm का ट्यूब डलेगा। लेस देन 10 ईयर जो होंगे 5 to 7 mm, और मोर देन 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो 7 से 8 mm, और फीमेल एडल्ट में 7.5 to 8 mm, मेल एडल्ट में 8 to 8.5 mm, और लार्ज जो एडल्ट होते हैं, बड़े जो एडल्ट होते हैं उनमें 9 to 10 mm भी डलता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन पेशेंट रेस्पिरेशन रेट इज 34 ब्रीथ पर मिनट, इट इज नॉन एज। अगर किसी पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 34 ब्रीथ पर मिनट है तो उसके क्या बोलेंगे? टेकेपीनिया, यूपेनिया, एपनिया, ब्रेडपेनिया। ए होगा, टैकियोपेनिया। हाँ, दैट इज ए इज राइट आंसर, टेकेपीनिया। यूपेनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, है ना। यूपेनिया का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, है ना। आपके यूपेनिया का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, एपनिया मतलब सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रेडेपीनिया रेस्पिरेशन रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट, तो उसको ब्रेडेपीनिया बोलेंगे। अगर उससे ज्यादा है ना, जैसे एडल्ट में हम 16 नॉर्मल मानते हैं, तो उससे अगर ज्यादा है तो 34 ब्रीथ पर मिनट जो है वो टेकेपीनिया कहलाएगा। यहाँ विच ड्रग कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो नोजिया वॉमिटिंग जो है बेसिकली कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट जो है वो कॉज करते हैं। तो इसमें एक मेथोट्रेक्सेट जो है वो कीमोथेरेपिक एजेंट है, एंटी कैंसर ड्रग है, वो जो है आपको कॉज कर सकता है, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। इट इज अ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट दैट कॉमनली कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग, सो that usually in general practice an anti-emetic agent like ondansetron is given to the patient before chemotherapy। इसीलिए जनरल प्रैक्टिस में कोई भी पेशेंट को जो है एंटी एजेंट के रूप में कीमो दिया जाता है, तो उससे पहले आपको ऑन्डेंसेट्रोन देना है। कोई भी एंटी-एमेटिक एजेंट लाइक ऑन्डेंसेट्रोन देंगे कीमो स्टार्ट करने से पहले। COVID-19 इज एग्जांपल ऑफ पैंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक एंड एंडेमिक। पैंडेमिक होगा। हाँ, पैंडेमिक, है ना, ये तो सबको पता होगा। It is also known as coronavirus pandemic 2019 presently going on. It is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 या SARS-CoV-2, COVID-2 वायरस के जो है इसका पॉजिटिव एजेंट था। और फर्स्ट केस जो वाज आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी इन चाइना दिसंबर 2019, इजिप्ट पर भी पूछा जा चुका है। एंड WHO डिक्लेयर द आउटब्रेक, जो WHO ने डिक्लेयर किया था वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन 30 जनवरी 2020। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने आउटब्रेक एक मतलब डिक्लेयर किया था WHO ने 30 जनवरी 2020 को। एंड WHO डिक्लेयर COVID-19 इज अ वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक डिजीज दैट इज पैंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020, है ना। देन फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 इन इंडिया इज 30 जनवरी 2020।
है ना। पहला केस जो इंडिया में मिला था वो 30 जनवरी 2020 को मिला था। तो ये चीजें भी याद रखिए, कभी कभी ये जीके में आता है। नेक्स्ट है पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, normal vital signs, lower leg edema or swelling, but during a supine position, jugular vein distended and visible on the inspection, which sign indicate to extracellular fluid overload, except पूछा है एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नॉर्मल वाइटल साइंस है, लोअर लेग में एडिमा है, स्वेलिंग है, बट ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन जो है जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो रहा है और विजिबल हो रहा है। इंस्पेक्शन करने पे एकदम जुगुलर वेन डिस्टेंशन विजिबली दिख रहा है आपको। तो विच साइन इंडिकेट टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड, तो कौन सा साइन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड का है, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं है? एक्सटेंडेड जुगुलर वेन, एडिमा, नॉर्मल वाइटल साइंस, पेरिफेरल एडिमा। ये जितने आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं साइन, तो इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ओवरलोड का साइन नहीं है, ये पूछा गया है। तो बेसिकली जो फ्लूइड ओवरलोड का जो इसमें ये होगा। बेसिकली जो आपका फ्लूइड ओवरलोड का जो इसमें होता है साइन जो होते हैं, है ना, इसका आंसर बेसिकली सी होगा, नॉर्मल वाइटल साइंस। कभी भी अगर फ्लूइड ओवरलोड होता है तो वाइटल साइन नॉर्मल कैसे हो सकता है ये बताओ। बाकी चीजें तो साइन है, बट ये एक्स्ट्रा सेल फ्लूइड ओवरलोड का एक्सटेंडेड जुगुलर वेन भी साइन है, एडिमा भी साइन है, पेरिफेरल एडिमा भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल वाइटल साइंस इज नॉट अ साइन, ये नहीं है। नॉर्मल वाइटल साइंस देखने को मिलता है, एक्सेप्शनल में नहीं आएगा वो। यहाँ पे एडिमा मतलब नॉर्मल वाइटल साइंस नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये वाइटल साइंस एबनॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी ना, वो भी वाइटल साइंस के अंदर आता है। क्योंकि अगर आपको एडिमा हो रहा है, एक्स्ट्रा वास्कुलर एडिमा हो रहा है, या बॉडी में बहुत ज्यादा एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा होगा, तो डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ऑर्थोपिनिया होगा जब आप सोएंगे। एडिमा जो है फिट एंगल पेरिफेरल एडिमा होगा, क्रैकल्स ऑन अस्कल्टेशन, मतलब लंग्स में आपको पल्मोनरी एडिमा हो रहा था, इसके कारण क्रैकल्स दिखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होगा, है ना, तो इरिटेटेड कफ होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्ट्रॉन्ग एंड रैपिड पल्स होगा, टेकेकार्डिया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये इन्होंने जो एक्सेप्शनल पूछा था नॉर्मल वाइटल साइंस, वो जो है साइन एक्चुअली है, वो एक्सेप्शनल में नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर सी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, चलिए। आफ्टर मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट कंप्लेन मसल स्पाज्म, टेटनाई लाइक एंड रिजिडिटी इन एक्सट्रीमिटीज, दीज क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बहुत ज्यादा मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है किसी पेशेंट को, और उसको उसके बाद वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको मसल्स में स्पाज्म हो रहे हैं, जैसे टेटनाई लाइक कुछ हो रहा है, एंड रिजिडिटी इन एक्सट्रीमिटीज, और जो भी उसके एक्सट्रीमिटीज है उसमें रिजिडिटी हो रहा है। तो ये जो साइन है कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का साइन है? हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया। हाइपोकैल्सीमिया होगा। एक्चुअली हाँ सही बात है। एक्चुअली होता क्या है बेसिकली इसमें कि आपका जो पॉसिबली डिजीज ट्रांसमिशन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे पहले एक चीज ये बात कर लें कि हेपेटाइटिस सी जो है वो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम लोग हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी भी उसी से ट्रांसमिट होता है, HIV वगैरह भी हो सकता है। तो बेसिकली जो आफ्टर ईच यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन शुड बी गिवन, बिकॉज यूज सिट्रेट बाइंड द कैल्शियम एंड प्रोमोट एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन, इसीलिए हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है पेशेंट को, है ना। तो हाइपोकैल्सीमिया इसका राइट आंसर होगा। तो किसी को भी अगर ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है ना, तो उसको आफ्टर ईच ट्रांसफ्यूजन जो है आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देना पड़ता है, इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।